तो पूर्णिमा जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि G7 की मीटिंग से अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका वापस लौट जाते हैं और कहा जाता है कि साहब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ये कोई सीज फायर के लिए वापस नहीं गए हैं, इससे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन उनको लौटे हुए अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। तो वो क्या प्लानिंग थी जिसकी वजह से वो अचानक निकल गए? ऐसा क्या होने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं ऑब्जर्व जो कर रही हूँ, ये मेरी अपनी राय है, पार्टी की राय नहीं है। मैं अपने तरीके से मैं देखती हूँ, जियो पोलिटिकल सिचुएशन को एसेस करती हूँ और उसके बारे में बोलती हूँ। तो मेरे हिसाब से, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ये जो सिचुएशन चल रहा है उसमें डेफिनेटली अटैक तो होने वाला है ईरान के ऊपर। और ईरान भी मतलब कोई डील नहीं कर रहे। आपने ट्वीट्स देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का। पहले तो इन्होंने पहले ये कहा था कि ईरान का, इजराइल का स्ट्राइक ऑन ईरान, अमेरिका हैज नथिंग टू डू विद इट। सेकंड जो आपने इंफॉर्मेशन देखा, उसमें ये आया था कि ईरान ने डील नहीं साइन किया। तो थर्ड वाला जो आया था, इसमें कहा है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ईरान को अभी ये जो वॉर है इसमें अमेरिका ऑलरेडी घुस चुके हैं वहां पे। आपको ग्राउंड लेवल पे बूट्स में भेजा गया है, वेपन में हेल्प कर रहे हैं इसराइल को, थिंग्स लाइक दैट। सो यहाँ पे मागा का जो सिचुएशन है, मागा और अमेरिका फर्स्ट, अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट और स्प्लिट दिख रहा है। आपको पता है कुछ दिन पहले इलॉन मस्क के साथ एक बिग जो एक बिल, ब्यूटीफुल बिल बोल के हो रहा था, उसमें ट्रम्प के साथ उनका मनमानी हो गया और ही लेफ्ट डोज एज वेल। सेकंड, अभी नया रिसेंटली जो हो रहा है वो बेसिकली इनके साथ टकर कार्लसन के साथ उनका प्रॉब्लम हो गया। सो बेसिकली दिस इज बेस्ड बिकॉज ऑफ ईरान अटैक। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी ईरान ईरान को बेसिकली, यू नो, वी हैव टू डील विद ईरान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ दिन पहले तुलसी कबर्ड का जो टेस्टिमनी आया था, उसमें तुलसी कबर्ड ये कह रहे थे कि ईरान इज नॉट बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन। अनफॉर्चुनेटली उसमें और एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया था जो वायरल नहीं हुआ। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ये दिया था कि ईरान के पास जो स्टॉक पाइल है यूरेनियम का, और इट्स बेसिकली इट्स अ कंसर्निंग सिचुएशन। जो अमाउंट पे है उनका, इट्स सजेस्ट दैट वो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए ही है। तो बट सो आप जियोपॉलिटिकली सोचो, फ्रॉम अमेरिकन स्टैंड पॉइंट, अमेरिका तो अपना ही सोचेगा ना कि वो जो कंट्री 40 साल से बोल रहे डेथ टू अमेरिका, उस कंट्री को आप कैसे न्यूक्लियर वेपन दे सकते हो और अलाउ भी कर सकते हो। सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन सेकेंडली, ईरान तो ये कह भी रहा है वेरी स्पेसिफिकली कि इसराइल को फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ निकालना है। मतलब क्या है, उसको उड़ाना है। तो उड़ाना है मतलब क्या, अब तो उसको, आपको हमें पता ही है पिछले कुछ दिन में। अब तो हमें पता ही है क्या हुआ, फ्रॉम हिजबुल्लाह टू हमास टू हुतीज का सिचुएशन। नाउ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हैज कम डाउन टू ए पोजीशन जहां पे आपको इजराइल का हक है एग्जिस्ट करना। ऑन टॉप ऑफ इट, इजराइल को मतलब रहने के लिए वहां पे उनको डिफेंस की जरूरत है। लेकिन ईरान उनको रहने नहीं देंगे, और उनके साथ साथ बेसिकली अमेरिका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जहां जहां इसराइल जाएंगे वहां वहां पे अमेरिका भी है। तो इट्स बेसिकली कनेक्टेड। इसराइल वाज नॉट एक्टिंग विदाउट अमेरिका's परमिशन और देयर नॉलेज ऑल्सो। इट डजेंट मैटर। मार्को रूबियो ने पहले कहा था कि इसराइल की स्ट्राइक ऑन ईरान, उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। तो मेरे मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अमेरिका के समर्थन के बिना, उनके नॉलेज के बिना इसराइल अटैक कर ही नहीं सकता। तो नाउ वी आर इन ए पोजिशन दैट obviously ईरान भी वापस, बट इसमें हाल है मेरे हिसाब से इसराइल को बहुत बड़ी नुकसान होगी। और रेजिम चेंज का जो एजेंडा है, ऑपरेशन राइजिंग सन, वो आपको पता ही है। पहले का जो फ्लैग था, वो ही बेसिकली दिस द आइडिया इज टू ब्रिंग बैक Shah, Shah Pahlavi, and then, establish a democracy, American democracy, and obviously supported by America's
एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए ये एजेंडा चलाया जा रहा है। सो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, माय असेसमेंट कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। he wants to basically take care of this death to America situation. But मेरे हिसाब से ऑलरेडी 2 चल रहा है, अभी तीसरा वाला वॉर आ गया सिचुएशन। सो ये डिफरेंट तरीका से बढ़ने वाला है। दिस कंसर्निंग और फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल टेंशन पर्सपेक्टिव। तो अब अगर आप डिफरेंट वहां पे कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखो, एंड आई थिंक द ऑयल प्राइसेस इज गोइंग टू गो अप, एंड आई थिंक इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखो तो आई थिंक विल बी ओके, because I was just saying, seeing that Narendra Modi had deals with 40 countries, तो यहाँ पे शायद उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपके इंडिया में। बट बाकी जैसे हमारी कंट्री में, अमेरिका में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी कंट्रीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पूर्णिमा जी, ये सवाल है कि अब डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं इजराइल और ईरान के इस युद्ध में, वो किस हद तक दखल देने के लिए तैयार हैं, और अगर इजराइल को अमेरिका की और ज्यादा जरूरत महसूस होती है, क्योंकि वो चाहता है कि जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं उन्हें बॉम्ब कर दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए। जैसे कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं वो पहाड़ों के नीचे करीब 200 से 300 फीट की गहराई में है, और हम जानते हैं कि इस तरह के बम सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि जमीन से 200 से 300 फीट नीचे तक भी मार करके उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर सकते हैं। क्या अमेरिका उस हद तक जाने के लिए तैयार होगा? क्योंकि इजराइल का तो साफ तौर पर कहना है कि अगर आप परमाणु शक्ति बन रहे हैं तो ये हमें मंजूर नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप न्यूक्लियर वेपन बनाएं। देखिए, अब 2 बात यहाँ पे स्पष्ट करके मैं बोलना चाहती हूँ। जब इंडिया अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान से अपने आप को सशक्त कर रहे थे, जो भी न्यूक्लियर पावर बन रहे थे, आपको पता ही है पहले टाइम से ही उनको प्रॉब्लम हो रहा था। अमेरिका चाहते नहीं थे कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बने, और हालांकि बने हैं, और बहुत छुप छुप के बनाया गया था। सारे टेस्ट जो कर रहे थे वो सब छुप छुप के हुआ था, हमें सबको पता है। तो अमेरिका एज ए कंट्री चाहते ही नहीं है कोई और कंट्री न्यूक्लियर पावर बने। पर ये भी सच है कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बनने के बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। वो इंफॉर्मेशन किसी को दिया नहीं था अनटिल पाकिस्तान जब उसको सशक्त बोल के बोले कि हम न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। तो इट इज वेरी डेंजरस दैट एज ए कंट्री, यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन आप देखोगे, वहां पे अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो इंडिया का क्या सिचुएशन होता आज। तो ये कहना कि कोई कंट्री जो अमेरिका चाहे वही होने वाला है और वही होना चाहिए, इसमें मुझे थोड़ा सा डिक्टेटरशिप लगता है, और एरोगेंस भी दिखता है, और ऑब्वियसली दादा दिखता है। पर एट द सेम टाइम आपको ये समझना पड़ेगा, एक हथियार अगर गलत हाथ में चले गए तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसका भी रिजल्ट डेवेस्टेटेड होगा। अनफॉर्चुनेटली इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, उनका जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है, इट्स वेरी इन ए हाई लेवल, दैट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। नंबर 1। नंबर 2, ये 40 साल से बोल तो रहे हैं डेथ टू अमेरिका, मतलब उनके पास वेपन आ गया तो इसका मतलब है अमेरिका के लिए खतरा है। नंबर 3, उनका एक एजेंडा ये है कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रोपेगेंडा में चल रहे हैं, एंड दे वांट टू एंश्योर दैट दे हैव दिस एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा, जहाँ पे आपको ये terrorist Islamic terrorist and Sharia agenda is part of it. It's very dangerous for any country who wants freedom. women freedom बोलो, normal human being का freedom बोलो, आपको मतलब ईरान में जो human rights का violation हुआ women के ऊपर, this is pathetic obviously. But at the same time इनके हाथ में weapon अगर आ गया तो you can imagine how dangerous this will be. So मेरे हिसाब से ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आना चाहिए कि नहीं है? द आंसर इज डेफिनेटली नॉट। ये जो रेजीम है, सो यही बात बेसिकली अमेरिका कर रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और ये रेजीम चेंज का ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि वो शाह को आना पड़ेगा और हमें यहाँ पे
डेमोक्रेसी चलाना पड़ेगा। Well, Shah is basically, this is exactly why 1971 Iran revolution also happened, because they didn't want America's democracy and a westernization in the Middle East. So unfortunately we are in a situation कि ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन तो होना नहीं चाहिए, और मुस्लिम ब्रदरहुड इज, वी ऑल नो व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ इट। तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज ऑफ इजराइल। तो यहाँ पे कोई अच्छा सोल्यूशन तो नहीं होने वाला। मुझे जो दिख रहा है, रेजिम चेंज होने वाला है, शाह आने वाले हैं, डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिश करने की कोशिश तो जरूर करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि व्हाट वुड हैपन ओवर देयर। शिया वर्सेस सुन्नी का जो फाइट हमेशा चलता है, वो कभी खत्म होगा कि नहीं, वी डोंट नो, विल सी। You know, that's where we पूर्णिमा are जी, headed, हमने unfortunately. एक चीज देखी है पिछले कुछ वर्षों में कि युद्ध शुरू करना जरूर आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन युद्ध खत्म कब होगा ये किसी के हाथ में होता नहीं है। चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, जहां पर मान के चला जा रहा था कि साहब यूक्रेन तो कुछ घंटे भी इस युद्ध में लड़ नहीं पाएगा, चाहे वो इजराइल हमास हो, लगता था कि हमास इतना छोटा है कि इजराइल के हमलों को वो कैसे ही सहन करेगा, लेकिन ये दोनों युद्ध अभी तक चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, और यहां तो इजराइल और ईरान दोनों ही मजबूत हैं। ऐसे में ये युद्ध कहां जाकर खत्म होगा, इस बात की चिंता तो जरूर दुनिया को सताएगी, क्योंकि जितना युद्ध लंबा खिंचता है उतना ज्यादा लोगों की जान जाती है। जी सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूक्रेन की मसला आपने उठाया। यूक्रेन का सिचुएशन में ये कहा गया था कि ये एक हफ्ता के ज्यादा ये वॉर चलेगा नहीं, लेकिन यूक्रेन को सशक्त करने का पीछे का जो फोर्स है कौन था? अमेरिका था ना। इट वाज अ बाईपार्टिसन सपोर्ट, वो दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सपोर्ट किए थे, और दिस इज व्हाई यूक्रेन सस्टेन्ड दिस, नहीं तो इतना दिन नहीं चलते। सेकेंड ऑफ ऑल अपने इजराइल पैलेस्टाइन की बात कर रहे हो, दे ऑल्सो इन माई माइंड, मैं अगर यहाँ पे मोरालिटी की बात करूं तो इजराइल को एग्जिस्ट करने का राइट है, हक है, और जूश को भी, जूश लोगों को भी एग्जिस्ट करने की राइट है। तो इजराइल, अगर कोई बोलेगा कि इजराइल को ही खत्म करना है या जूश को मिटाना है, दैट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो अगर उस कंट्री के लीडर मैं होती तो मैं भी शायद कोई एक्शन करती ये मेरे एनिमी के अगेंस्ट। तो आपको ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, आपको बहुत सारे एंगल से देखना जरूरी है, क्योंकि ये एक एंगल से सही नहीं लगेगा और उसका सोल्यूशन भी सही नहीं लगेगा। थर्ड थिंग आपने ये मेंशन किया था, अभी जो चल रहा है इजराइल और ईरान की सिचुएशन, ईरान इज मच स्ट्रॉन्गर फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, और ईरान जो है वो कहते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है इज मच 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 ओल्डर। अब पर्शिया ऑब्वियसली वो इस्लामिक कंट्री थे नहीं, जब हम बात करें तो इस्लामिक रेवोल्यूशन की बाद में हुआ है, एंड एक्चुअली माइटी पर्शियन फेल टू इस्लाम विद इन 1 generation, 30 years भी नहीं लगा। तो पर्शियन लोग वहां से भाग के इंडिया में तो आए थे शरण लेने के लिए। अभी यहाँ पे आप अगर इसको देखो, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले आई थिंक आई सॉ ए ट्वीट यस्टरडे दैट एक्चुअली सेड दैट इरानियन ऑफिशियल्स जो है उन्होंने कम्युनिकेट किया है इजराइल के पास क्षमता ही नहीं है इस युद्ध को 10-12 दिन से ज्यादा वो लड़ सके। लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल की सपोर्ट हमेशा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की, और यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट के बिना इजराइल इसको लड़ नहीं सकते सही तरह। ऑन टॉप ऑफ इट आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट, उन्होंने ये कहा था कि उनका जो लोकेशन है खमेनी की, वो बेसिकली उनके पास है, और इफ दे वांट, इफ अमेरिका वांट्स, they can take him out right now, and specifically ब्रैकेट में लिखा था kill, I can take you out right now if I want, quote and quote, I'm paraphrasing what Donald Trump said। तो ये बेसिकली इनके पास ये कि हमारे पास टोटल कंट्रोल है ईरान का स्काई का, वी नो एवरीथिंग, वी नो वेयर यू आर, वी इफ यू वांट वी कैन टेक यू आउट। तो ये जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास कोई ऑप्शन एट दिस पॉइंट है कि इधर डील करना पड़ेगा, नहीं तो उनको रेजिम चेंज होने वाला है।
और मेरे हिसाब से regime change is inevitable because वो आपने रजा पल्लवी का ट्वीट्स अगर देखोगे उसको very similarly you will see वहां पे बोल रहे हैं कि उनके पास प्लान ऑलरेडी है ये regime change के बाद वो कैसे एस्टेब्लिश करेंगे अपने गवर्नमेंट। तो ये प्लान अभी चल रहा है राइट वे एंड उनके साथ इजराइल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर आल्सो अलाइंड विद इट सो दे बेसिकली वांट पीस थ्रू एस्टैब्लिशिंग अमेरिका बैक्ड रूलर इन ईरान एंड सो इजराइल की एग्जिस्टेंस में कोई खतरा ना हो दैट्स व्हाट दे वांट एट द एंड ऑफ द डे। मेरे ख्याल से ये इस्लामिक ब्रदरहुड का जो एजेंडा है इसके बारे में कोई कह नहीं रहा है। अल्टीमेटली ईरान जो चाहता है वो चाहते एक उनका हेजेमनी चाहते, उनका रूल चाहते, उनका मुस्लिम ब्रदरहुड्स का एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा चाहते हैं और सबको कन्वर्ट करके इस्लामिक रिलीजन में लेके आने का जो प्लान है, ये जो डेंजरस शरिया प्लान जो है उसके बारे में कोई कह नहीं रहा है। इट्स नॉट इट मोर देन जस्ट द टेरिटोरियल इशू, इट इज रिलीजियस इशू एज वेल, इज वेरी फंडामेंटलिस्ट इशू। सो मेरे हिसाब से सर मुझे लगता है कि ये वार, आपने जो क्वेश्चन पूछा था इनिशियली, ये वार खत्म होगा कि नहीं, ये मुझे तो लगता है कि वार खत्म ही नहीं होगा जब रिलीजियस टेंशन ऐसे चलेगा। ये आप आर्मेनिया में देखो तो क्रिश्चियन के साथ लगे हुए, इंडिया में देखो तो हिंदूज के लगे हुए, इजराइल पे देखो तो जूस के साथ लगे हुए, आप ईरान और इराक को देखो तो दोनों शिया सुन्नी में लगे हुए। ये बंद नहीं होने वाला है। ये अगर अगर ये बात अमेरिका को इतने अच्छे से समझ में आती है तो फिर पूर्णिमा जी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब लंच क्यों कर रहे हैं? That's a very good question, right? I mean, आपको पता ही है वो पहले दिन से ये टर्म में हमने जो एक नजरिया देखे प्रेसिडेंट ट्रम्प की, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज इन टर्म वन। इस टर्म में हमने इनिशियली देखा है कि जो फोर्सफुली ट्रेड तारीफ की बात कर रहे थे, सारे दुनिया को हिला दिया है बेसिकली। दो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक ए डू दिस और एल्स। तो ये जो हमने देखा है, इट वाज नॉट इस टाइप का डिप्लोमेसी हम लोग कभी देखे नहीं इन द पास्ट। सो इट वाज न्यू बेसिकली टेरिटोरी में हम लोग आए थे, वी ट्राइंग टू एनालाइज आल्सो। आज जो बोलेंगे कल कुछ और हो रहा है, कल कुछ बोल रहे हैं तो परसों कुछ और हो रहा है। So nobody is able to understand exactly how things are. The stock market, लेकिन एक देश, पूर्णिमा जी, एक देश पाकिस्तान जो कि ऐसा दावा करता है कि उसके यहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहां पर चुनकर एक आदमी प्रधानमंत्री बनता है, उसके प्रधानमंत्री को छोड़कर उसके आर्मी चीफ के साथ ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। क्या आप सीधे तौर पर मान्यता दे रहे हैं कि आर्मी चीफ ही पाकिस्तान को चलाते हैं? जी 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 100% उनको भी पता है। ऑल सॉर्ट ऑफ लाइक डीप स्टेट का ही एक एक्सटेंडेड ऑप्टिक्स आप देख रहे हो, जहाँ पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि आर्मी चीफ के साथ बात करके इन्होंने लेजिटिमाइज भी कर दिया है कि इस सिचुएशन में कि आर्मी ही चलाते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अगर एक रिक्वेस्ट नहीं करते तो इंडिया सीज फायर अप्रूव भी नहीं करता, वहां पे जाते ही नहीं उस साइड में। ऑन टॉप ऑफ इट ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो सीज फायर है उनका क्रेडिट लेना चाह रहे थे बार बार। ये क्रेडिट की लड़ाई समझ में नहीं आ रही पूर्णिमा जी। 14 बार 14 टाइम्स वो ये कह चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई। भारत बार बार कह रहा है कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता हमने स्वीकार की नहीं है, हमने तो पाकिस्तान के डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पर इस सीज फायर को किया है। फिर भी ट्रंप साहब मान नहीं रहे हैं। 14 बार वो बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया है। जी, यहाँ पे आपने लेटेस्ट अगर कम्युनिकेशन देखे होंगे कल की शायद, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि मैंने आई स्टॉप्ड द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसमें ये क्वेश्चन उनका रिपोर्टर्स को कह रहे थे कि हम ये स्टोरी कोई नहीं लिख रहा है, यू आर नॉट गिविंग मी द क्रेडिट। ये जो सिचुएशन है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे थे तब ये कह रहे थे कि हम जब आएंगे सारे युद्ध रुकवा देंगे। दोनों युद्ध अभी भी चल रहा है और थर्ड वाला आ चुका है।
अभी इन दिस पर्टिकुलर केस उनको एक मसला चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए जिसमें उनको लगता है कि हम कह सकते जिसके हैं जरिए वो नोबेल पीस प्राइज ले सकें। हाँ जी डेफिनेटली। उसमें तो हमने देखा हुआ है कि आसिफ मुनीर ने शायद प्रमोट भी किया है, उनको रेकमेंड किया है इसके लिए उसका लंच है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट आल्सो, पाकिस्तान जो है आज बेसिकली इट इज इन सच सिचुएशन देन उनका इकोनॉमी खराब हो चुका है। नेचुरल डिजास्टर तो आप देखा, वो भूखमरी वहां पे है, लोगों के पास टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, और ये बेसिकली भिखारी स्टेट में आ चुका है जहां पे आपको जो भी पैसा देंगे वही उनके साथ काम करने लग जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, और पाकिस्तान को यूज करा जाएगा ये ईरान के युद्ध में। और मैंने रिसेंटली ये देखा है कि पाकिस्तान सिर्फ ये साउथ एशियन कंट्री में नहीं है, पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है एक्टिविटीज है अफ्रीका में दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिचुएशन हमें वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा और देखना ये भी होगा कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का रोल इसमें क्या होता है।